तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर फर्स्ट में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व का मतलब क्या होता है। तो ये आपको भी पता होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इन डेवलपिंग कंट्री द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि राजस्व में व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में लोच। इसका कहने का क्या मतलब है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य संबंधित आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो किस पे दिया जाता है? वो दिया जाता है राजस्व में। तो चैप्टर फर्स्ट में बस इतना ही क्वेश्चन था। चैप्टर 2 में आपसे दिया गया ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत तयाम हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि श्रीमती हिक्स के द्वारा राजस्व नीति को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बता चुके थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, बोथ ऑफ देम। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ यूटिलिटीज दोनों को बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। इसे आप मिला भी सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाए टिक करने में तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन अब आपको पूछा गया है चैप्टर 3 में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत तंत्र द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि एकाधिर में सीमांत लागतें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बाजार असफलताएं देखी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के कार्यों में हुई है। तो क्या हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा साधनों को गतिशील बनाने की सरकारी क्षमता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि आर्थिक विकास में सरकारी हस्तक्षेप की मात्रा निश्चित करने के मुख्य तत्व हैं। तो वो क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी है, ये भी और ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। अब अगला चैप्टर है, जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको भी पता होगा कि उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि साधनों के आवंटन की दृष्टि से अच्छे होते हैं। तो क्या अच्छे होते हैं? तो वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि डी मार्को के विचार में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कर की दर के अनुसार एक अनुपातिक कर प्रणाली क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर की दर समान रहे। विशिष्ट कर क्या है? तो विशिष्ट कर का क्या मतलब होता है? वो आकार के अनुसार लगाया गया कर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि के लिए होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि न्याय सिद्धांत की अधिकतम पूर्ति करता है। तो सही आंसर हो जाएगा
प्रोडक्शन टैक्स। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 7 का आंसर बी होगा, इनकम टैक्स होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परोक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो वो आता है बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 करारोपण निश्चितता सिद्धांत के अनुसार निश्चित होना चाहिए। क्या निश्चित होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करारोपण का नियम नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि हमारे देश की कर प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है क्योंकि सही आंसर हो जाएगा यह अनिश्चितता के नियमों से प्रभावित है। अगला सवाल है कि करारोपण में समानता के सिद्धांत से आशय है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कर के उत्पादकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है चैप्टर 6 से किस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार एवं करदाता का संबंध जैसे को तैसा रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि एजवर्थ ने करारोपण का सर्वोत्तम सिद्धांत माना है। तो किसको माना है? तो ऑप्शन नंबर बी। समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग होगा जबकि सभी करदारों द्वारा त्यागी गई सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को करारोपण का अंतिम सिद्धांत कहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करदेय योग्यता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला सवाल है चैप्टर 7 से। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि जो व्यक्ति सरकार को अंतिम रूप से कर अदा करता है उस पर क्या होता है? तो उस पर लगाया जाता है कौन सा टैक्स लगाया जाता है? तो सही आंसर आपको भी इसका कमेंट में बताना है कि कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है करापात। अब अगला सवाल है कि कर विवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि टैक्स को शिफ्टिंग किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो केवल भूमि पर ही कर लगाया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा है तो करारोपण के कारण कीमत में वृद्धि हो जाती है और वह कर की राशि से सही आंसर हो जाएगा अधिक होता है, कर की राशि से अधिक होता है। यदि एकाधिकार उत्पादक एक मुश्त कर लगा दिया जाए तो इस कर के भार को उपभोक्ता पर विवर्तित होता है। इसका कहने का मतलब है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं कर सकता, विवर्तित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित करों में कौन सा करारोपण से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ए और बी ये दोनों नहीं है। चैप्टर 8 से पूछा गया है द मेन फीचर ऑफ द इंडियन टैक्स सिस्टम आर। हिंदी में पूछा गया है कि भारतीय कर प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा है भारत में आयात कर लगाने का उद्देश्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों। तो भारतीय कर संचालन से प्रधानता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि कृषि संपत्ति एवं आय कर लगाने की दृष्टि से जिस समिति की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर के.एन. राज। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाभ के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल पूछा गया कि उस अर्थशास्त्री का नाम लिखिए जिसने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों, उपयुक्त दोनों। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऋण शोधन कोष में जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करों से यानी टैक्स से। तो प्राय युद्ध के समय ऋणों के भुगतान के लिए रीति अपनाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जब ऋण भुगतान की तिथि निकट आ जाती है तब सरकार ऋण का भुगतान नहीं करना चाहती है तो वह ऋण के भुगतान को टाल देती है। तो इस रीति को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेब्ट रिडेम्पशन। अगला सवाल पूछा गया है कि सार्वजनिक व्यय का काम तथा बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़े, इसके लिए सार्वजनिक व्यय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया कि काम तथा बचत करने की इच्छा पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव सदैव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा, प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव पूंजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग की आय जितनी कम हो सार्वजनिक व्यय से होने वाले लाभ का अनुपात यदि उसे उतना ही अधिक मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अगला सवाल है कि मंदी काल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं उसे कहा जाता है क्षतिपूरक व्यय। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन चैप्टर 12 से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सरकार की आय की गैर कर साधन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2017 से 18 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रांतियों थी तो कितना थी। तो वो थी आपका ऑप्शन नंबर सी, 9% ही था। अब चैप्टर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों की कर राजस्व में सबसे अधिक आय होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स टैक्स से होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रय विक्रय की वस्तु, क्रय या विक्रय की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार है तो वो हो जाएगा केंद्र सरकार को है, केंद्रीय सरकार को है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन होना चाहिए था लेकिन कथन लिखा हुआ है, तो कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे कथन नहीं होगा, कथन होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बजट शब्द निकला है तो किससे निकला है। वो निकला है बोगेटी से, बोगेटी। अगला सवाल है कि बजट तैयार किया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि आगम राजस्व, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य पर आधारित बजट का सिद्धांत विकसित किया गया था तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री समर्थक थे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस बजट के समर्थक थे। तो प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने मंदी दूर करने के लिए कैसा बजट का समर्थन किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटे के बजट का समर्थन किया था। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है चैप्टर नंबर 15 से। तो चैप्टर नंबर 15 से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व घाटे से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया कि भारत में हीनार्थ प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है तो क्या उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हीनार्थ प्रबंधन के दोष हैं तो वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत में वर्ष 2018 से 19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का क्या हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा जीडीपी उस टाइम में कितना था। तो 3.4%। तो अगला सवाल पूछा गया है कि आय तथा व्यय की समस्त मदों को केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संघीय वित्त का सिद्धांत नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि निम्न में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वितरित होने वाला कर है, तो कौन सा कर है? रेल के किराए भाड़े पर, या फिर आयकर, या फिर उत्पाद शुल्क, या फिर स्टाम्प शुल्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। भारतीय संविधान की धारा में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की व्याख्या की गई है, तो आर्टिकल 250 से लेकर के 300 में, या 268 से लेकर के 300 में, या 250 से लेकर के 268 में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 268 से लेकर के 300। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। तो 17 से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर विजय केलकर। अगला क्वेश्चन है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 17 करोड़ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 80 की तरफ। आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर है, मतलब टोटल आपको मेजर पेपर 9 में 18 चैप्टर पढ़ना था। तो 18 चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक जगत में होने वाले उच्च वचनों को रोकने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनसेटरी पॉलिसी, यानी क्षतिपूरक नीति कहते हैं। आय की असमानता को कम करने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पुनर्वितरण कर नीति। अगला सवाल है कि व्यापार चक्र की संकुचन अवस्था में करारोपण में क्या होता है? तो करारोपण में होता है कि कमी होनी चाहिए करारोपण में। अर्ध विकसित देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी उद्देश्य होता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत अतिरिक्त साधनों को प्राप्त किया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। विकासशील देश पूंजी की कमी के आधार पर फंसे होते हैं यहाँ पे होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस क्लास में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था दिया हुआ वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, बस अच्छे से मन लगा करके पढ़ लेना है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कोशिश रहेगा कि आज हो जाए। अगर आज नहीं हुआ तो 27 तारीख से पहले ही मैराथन क्लास ला करके पूरा का पूरा आपका यूनिट पढ़ा दिया जाएगा।